गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू कादिर केमिस्ट्री क्लासेस। मेरा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ। इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली दो तरह के होते हैं। नंबर एक ट्रू इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नंबर टू पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स। ट्रू इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिनेशन मैंने क्या लिखी है? दीज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मोल्टन स्टेट एज वेल एज एक्वस सॉल्यूशन। ट्रू इलेक्ट्रोलाइट्स उनको कहते हैं जो अपनी मोल्टन स्टेट में भी और अपने एक्वस सॉल्यूशन में भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। दूसरी तरफ पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट उनको कहते हैं जो केवल एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं और कोवेलेंट स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते। जितने भी सोल्ट हैं जैसे NaCl, KNO3, CaSO4 सब के सब रियल या ट्रू इलेक्ट्रोलाइट हैं क्योंकि ये अपनी फ्यूज स्टेट में और एक्वस सॉल्यूशन में दोनों में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। जबकि HCl एसिटिक एसिड जो कोवेलेंट कंपाउंड है ये पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट हैं क्योंकि ये केवल किस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? एक्वस सॉल्यूशन में। और किस में नहीं करते? कोवेलेंट मोल्टन स्टेट में नहीं करते। HCl मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है तो इसलिए HCl को पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। अब जहाँ तक चैप्टर की बात है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो पूरे चैप्टर की स्टडी 3 पार्ट में की जाती है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस, दूसरा है गैल्वेनिक सेल और तीसरा पार्ट आता है कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलिसिस किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस का संधि विच्छेद करो। लिसिस का मतलब है ब्रेकिंग, इलेक्ट्रो का मतलब है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। मैंने यही लिख के दिया है आपको डेफिनेशन। इलेक्ट्रोलिसिस इज द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। यानी बाहर से आप एनर्जी सप्लाई करेंगे बैटरी लगाकर और वो जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इन इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस ए नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस। ज़रा दिमाग लगाओ, अपने आप थोड़े ना हो रही है रिएक्शन, आप बाहर से एनर्जी दे रहे हो। जब बाहर से एनर्जी दे रहे हो तब रिएक्शन हो रही है। इसका मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस है। इसका मतलब इस रिएक्शन के लिए डेल्टा G क्या होगा? पॉजिटिव। द apparatus in which electrolysis is carried out is known as electrolytic cell। ओके, यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक सेल को दिखाया गया है डायग्राम में। इसमें एक बीकर होता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन भर लेते हैं। 2 रोड लगाई जाती है। एक रोड जिस पर पॉजिटिव बैटरी का एंड लगा होता है, टर्मिनल लगा होता है, उसे एनोड कहते हैं। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और एनोड को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। दूसरा एंड जिस पर नेगेटिव लगा होता है उसे कैथोड कहते हैं। कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है और इसे नेगेटिव इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। अब आ जाओ दूसरे पेज पर। यहाँ पर मैंने लिखा है कि इलेक्ट्रोड इनर्ट भी हो सकते हैं और रिएक्टिव भी हो सकते हैं। यानी जो इलेक्ट्रोड हैं वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं और केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं भी कर सकते। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक टर्म होती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको समझाता हूँ। अगर किसी मेटल को उसी की सॉल्यूशन में डिप कर दिया जाए, जैसे मैंने इस डायग्राम में दिखाया है, लेफ्ट में जिंक रोड को जिंक के ही सॉल्यूशन में डिप कर दिया। मतलब जिंक रोड को जिंक सल्फेट या जिंक क्लोराइड या जिंक नाइट्रेट किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में डिप किया तो होता क्या है कि जिंक की रोड से एटम का ऑक्सीडेशन होने लगता है। ऐसा है, हमेशा ऑक्सीडेशन नहीं होता, ये मेटल टू मेटल वेरी करता है।
हो सकता है मेटल कैटायन मेटल पर जाकर डिपॉजिट होना शुरू हो जाए। मैं और डिटेल में समझाता हूँ। फ़िलहाल ये मेरे पास जिंक का केस है। ये मैंने एक लाइन खींची, ऊपर मैंने जिंक सॉलिड रख दिया। तो यहाँ ऐसे ही जब जिंक की रोड को जिंक के सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो होता क्या है कि जिंक की रोड का ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाता है। यानी कि जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलकर वो एक्वस सॉल्यूशन में जाने लगते हैं। जब जिंक से इलेक्ट्रॉन एक्वस सॉल्यूशन में जाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ छोड़ देंगे, जिंक की रोड पर ही छोड़ देंगे। और एक्वस सॉल्यूशन में किस फॉर्म में चले जाएंगे, +2 की फॉर्म में चले जाएंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जिंक की रोड पर निगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा और जो सॉल्यूशन है उसमें Zn+2 आयन इकट्ठा हो जाएंगे। तो अपोजिट चार्जेस के बीच क्या होगा, पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। इस पोलैरिटी की वजह से क्या होगा, यहाँ पर पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। इस पोटेंशियल की वजह से यहाँ पर जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है उसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नाम देंगे, क्योंकि ये पोटेंशियल कहाँ पर डेवलप हुआ है, इलेक्ट्रोड पर डेवलप हुआ है, तो इसलिए इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नाम देंगे। अगर यही पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर किया जाए, व्हाट आर स्टैंडर्ड कंडीशन, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 1 बार प्रेशर, 1 मोलर कंसंट्रेशन, तो उस कंडीशन में इसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। ध्यान रखें, अगर मेटल अपने एक्वस सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आने पर ऑक्सीडाइज होती है तो इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं। और अगर मेटल कैटायन वापस से रिड्यूस होकर मेटल के ऊपर डिपॉजिट होते हैं तो इसे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप चाहे 10 ग्राम सोल्ट लें, 20 ग्राम सोल्ट लें, जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आएगी वो फिक्स होगी। बढ़ाने या घटाने पर सोल्ट की क्वांटिटी को वो चेंज नहीं होगी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, फिक्स आ जाएगी। फिर मैंने नोट लिख के दिया है, ये जेईई में पूछा गया है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट आउटसाइड द इलेक्ट्रोलाइट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम एनोड टू कैथोड whereas inside the electrolyte it flows from cathode to anode। तीसरा लिखा है एनायन गोज टू एनोड, ये याद रखना है। ए से एनायन बनता है, ए से एनोड बनता है, तो एनोड पे कौन जाएगा, एनायन जाएगा। सी से कैथोड बनता है, सी से कैटायन बनता है, तो कैटायन कहाँ जाएगा, कैथोड पर जाएगा। और नंबर 4 पर क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको हमें याद रखना पड़ेगा। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। अगर एक से ज़्यादा एनायन अवेलेबल है एनोड पर तो उस एनायन का ऑक्सीडेशन होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होने का मतलब है ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा होना। इसी तरह कैथोड पर उस कैटायन का रिडक्शन होगा जिसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, यानी जिसका SRP ज़्यादा होगा। तो एनायन पर ज़्यादा SOP वाला ऑक्सीडाइज होगा, कैथोड पर ज़्यादा SRP वाला रिड्यूस होगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि किसका SOP ज़्यादा है, किसका SRP ज़्यादा है? इसके लिए आपको याद होनी चाहिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, जो पेज नंबर 3 पर एक छोटे से पार्ट के रूप में मैंने दिखाने की कोशिश करी है, पूरी किताबों में है, वहाँ से देखें। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के याद होने के बहुत फ़ायदे हैं। जिनकी ट्रिक अपनी है वो अपनी पास रखें और मेरी अगर सुननी है तो सुन लो। हाइड्रोजन से पहले ही बताता हूँ, लिखबा सर काना मगल मंजन कर,
फीकड़ कोनी सन पब हे बोले तो हाइड्रोजन। लिखबा Li, के मतलब पोटेशियम, बा मतलब बेरियम, सर मतलब स्ट्रोंशियम, काना Ca&Na, इस तरह से मिला लेना। लिखबा सर काना, एक लिखबा सर है हमारे, वो काने हैं। लिखबा सर काना मगल मंजन कर, लेकिन फिर भी मंजन करते हैं। फीकड़ कोनी सनपब है। नीचे क्या एलिमेंट्स आ जाते हैं ये देखो, चापा एलिमेंट आते हैं। ये इनके पहले वर्ड देखो, CHAPT, Pa, चापा एलिमेंट्स आते हैं। चापा एलिमेंट्स नोबल मेटल्स हैं ये कम रिएक्टिव मेटल हैं, तो इनको पूरी चापा से याद रख लेना। कॉपर HgAgPtAu। सिल्वर ऊपर है, गोल्ड नीचे है, क्योंकि सिल्वर में G आता है जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है। गोल्ड में Au में U आता है जो अल्फ़ाबेटिकली बाद में आता है। तो इस तरह से, और ये एनायन भी लिखे हैं मैंने, ये भी याद होने ज़रूरी हैं। इसी तरह क्लोन सौंफ Cl माइनस OH माइनस NO3 माइनस SO4 डबल माइनस F माइनस, ये मैंने लगाए हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SOP में। ऊपर से नीचे आने पर SRP इंक्रीज कर रहा है, SOP डिक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होना ज़रूरी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ इसका पहला एप्लीकेशन दे रहा हूँ मैं, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल का क्वालिटेटिव आस्पेक्ट। तो नंबर 1 क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl बाय यूजिंग नॉन अटैक्ड ऑल इनर्ट प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड कभी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये इनर्ट होते हैं। मैंने मोल्टन NaCl लिया है, यानी कि उसमें पानी तो है ही नहीं, या तो Na+ है या Cl- है। तो Cl- जो एनायन होंगे वो एनोड पर जाएंगे, एनोड पर ऑक्सीडाइज होंगे और इलेक्ट्रॉन देंगे। कैथोड पर ये इलेक्ट्रॉन घूम कर आएंगे, वहाँ पर उन्हें Na+ कैटायन मिलेगा। ये कैटायन इलेक्ट्रॉन लेकर रिड्यूस हो जाएगा, सोडियम सॉलिड बना देगा। तो आपको क्या मिलेगा, Na+ मिलेगा प्लस ओवरऑल दोनों इन्हें हाफ सेल रिएक्शन बोलते हैं। वो जो ऊपर लिखी है वो एनोड हाफ सेल है, जो नीचे लिखी है वो कैथोड हाफ सेल है। दोनों का एडिशन लो, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे तो कंप्लीट ये कंप्लीट रिएक्शन आपको मिल जाएगी, कंप्लीट सेल रिएक्शन। हाफ सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन होते हैं, कंप्लीट सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। कंप्लीट सेल रिएक्शन की पहचान ये है कि उसमें इलेक्ट्रॉन के दर्शन नहीं होने चाहिए। जितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुए हैं वो n की वैल्यू कहलाती है, जो न्यूमेरिकल में ली जाती है, वो बाद में देखेंगे। अब यहाँ ये मत लिख देना कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 0 है। जितने कैंसिल किए हैं वो इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं न्यूमेरिकल में। अब देखो आप, Na+ और Cl- को अगर फ्रीली एक दूसरे के कांटेक्ट में आने के लिए छोड़ दिया जाए तो क्या बनाएंगे, NaCl। लेकिन बना क्या रहे हैं, सॉलिड सोडियम और क्लोरीन गैस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाहर से एनर्जी सप्लाई करी है तो चमत्कारिक प्रोडक्ट बने हैं। बनना चाहिए था सोल्ट NaCl, लेकिन सॉलिड सोडियम बन गया और क्लोरीन गैस निकल कर भाग गई। तो इसलिए मैंने बोला कि ये रिएक्शन कैसी है, नॉन रेडॉक्स चेंज है, ΔG पॉजिटिव है। तो ये 3 पेज आपके पक्के हो गए होंगे। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। अब कंपटीशन आ जाएगा, कैटायन Na+ भी होंगे और Ha+ भी होंगे। H+ कहाँ से आएगा, H2O से। एनायन Cl- भी होंगे और OH- भी होंगे। OH- कहाँ से आ जाएंगे, वाटर से। वाटर कैटायन H+ देगा और वाटर एनायन OH- देगा। यहाँ पर एनोड पर अब मेरे पास में 2 एनायन है, Cl- भी है, OH- भी है। तो उसका ऑक्सीडेशन होगा
जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो प्रीफरेंशियल ऑक्सीडेशन होगा। अब ज़रा देखो, ये मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ लिखी है। Cl माइनस ऊपर है, OH माइनस नीचे है। जो ऊपर होता है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। इसका मतलब Cl माइनस में और OH माइनस में Cl माइनस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, यानी Cl माइनस में OH माइनस के मुकाबले ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है। तो Cl माइनस जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, OH माइनस ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो मैंने Cl माइनस को ऑक्सीडाइज करके दिखा दिया। अगर मैं कैथोड पर देखूं तो ऐसे ही मेरे पास में H प्लस है और Na प्लस है। H प्लस का SRP 0 एज्यूम किया गया है। इसके रेफरेंस में सभी मेटल्स और नॉन मेटल्स के SRP और SOP निकाले गए हैं। Na प्लस ऊपर है, उसका निगेटिव में होता है SRP। तो किसका ज़्यादा हुआ, H प्लस का या Na प्लस का? जो नीचे होता है उसका SRP ज़्यादा होता है। नीचे कौन है, H प्लस, किस में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में। तो H प्लस का SRP ज़्यादा हुआ, H प्लस का SRP ज़्यादा हुआ तो H प्लस में Na प्लस के मुकाबले रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा हुई। तो कैथोड पर प्रिफरेंशियल रिडक्शन ऑफ H प्लस ओकर्स। H प्लस इलेक्ट्रॉन लेगा, हाफ मोल H2 गैस देगा। तो इस तरह से मुझे कैथोड पर क्या मिल जाएगी, H2। एनोड पर मुझे क्या मिल जाएगी, क्लोरीन। तो मुझे Cl माइनस चले गए मेरे और H प्लस चले गए, क्या बचा रह गया, NaOH। तो ये NaOH बनाने का तरीका भी हो गया। मैंने लिखा भी है 10 NaOH लेफ्ट एज ए बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट के रूप में मुझे क्या मिल जाएगा, NaOH मिल जाएगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी। तो 3 प्रोडक्ट बने। एनोड पर कौन मिला, एनोड पर क्लोरीन मिली, कैथोड पर हाइड्रोजन मिला और बचा क्या रह गया, NaOH। तीसरा मैंने लिखा है कास्टनर केल्नर सेल। कास्टनर केल्नर सेल से भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। एस ब्लॉक में आपने पढ़ा होगा, लेकिन उसमें इतना डिफरेंस लाते हैं कि जो कैथोड है वो मरकरी का बना होता है। कैथोड किसका बना होता है, मरकरी का बना होता है। तो कैटायन मेरे पास वही रहेंगे, H प्लस Na प्लस। एनायन मेरे पास Cl माइनस OH माइनस। एनोड पर वही प्रिफरेंशियल ऑक्सीडेशन, Cl माइनस ऑक्सीडाइज होकर क्लोरीन देगा। लेकिन कैथोड पर मरकरी की प्रेजेंस में मरकरी का कैथोड बना दिया। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया, जैसे ऊपर H प्लस का रिडक्शन होना चाहिए था हाइड्रोजन गैस में, वैसा मरकरी के कैथोड पर नहीं होता। मरकरी के कैथोड पर H2 गैस नहीं मिलती, बल्कि ये देखा गया कि बैटरी से और ज़्यादा पोटेंशियल देना पड़ता है। जब और ज़्यादा पोटेंशियल देंगे तब जाकर हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ये जो और ज़्यादा पोटेंशियल है इसे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में ओवर वोल्टेज कहते हैं। लेकिन उससे पहले तैयार बैठा है Na प्लस, तो Ha प्लस को तो रिड्यूस करने के लिए बाहर से जोर लगाने पड़ रहे हैं। तो Na प्लस स्पॉन्टेनियसली खुद रिड्यूस हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कास्टनर केल्नर सेल में जो कैथोड पर रिडक्शन होता है वो H प्लस का नहीं होता, बल्कि Na प्लस का होता है। तो रिएक्शन कुछ ऐसी हो जाएगी, मैंने यहाँ दिखाई है। 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, 2Na बनाएंगे। मरकरी में जैसे ही सोडियम मेटल मिलेगी डिज़ोल्व होकर अमलगम एलॉय बना देगी। इस अमलगम एलॉय में वाटर डालेंगे तो फिर से NaOH और H2 और मरकरी प्रोड्यूस हो जाएंगे। बन तो रही है अल्टीमेटली H2 ही, लेकिन इनडायरेक्टली बन रही है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हाइड्रोजन ही बन जाए। तो कुल मिलाकर ये कास्टनर केल्नर सेल है, एस ब्लॉक में पढ़ाया जाता है। स्पेशल केस है, ओवर वोल्टेज का केस है, देख लेना इसको।
केस 4, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। ये केवल कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स की डिमांड पर बनाए जा रहे हैं। वीडियो लेक्चर क्रैश कोर्स वालों ने डिमांड करी है, उन्हीं की डिमांड पर, और ये प्रूव करने के लिए कि मेरी फ़िज़िकल भी वीक नहीं है, मैं फ़िज़िकल में भी रिज़ल्ट दे सकता हूँ। अदरवाइज़ इनको बनाने का कोई मेरा मकसद नहीं था, ना मेरा कोई टारगेट था, ना मैंने सोचा था, लेकिन बच्चे अपने हैं, उनके लिए बना रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पर एक्वस कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस करना है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड से यूज़ करके, तो कैटायन क्या होंगे, क्यूप्रिक और H+ होंगे। एनायन क्या होंगे, सल्फेट और हाइड्रोक्साइड होंगे। एनोड पर क्या हो जाएगा, प्रीफरेंशियल ऑक्सीडेशन। एनोड पर कौन जाएंगे, या तो सल्फेट जाएगा या OH- जाएगा, लेकिन जाना किसको चाहिए, जिसको ऑक्सीडेशन कराना है। ऑक्सीडेशन किसको कराना है, जिसका SOP ज़्यादा होगा। SOP किसका ज़्यादा होगा, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में ऊपर होगा। लेट्स चेक इट। ये देखो OH- ऊपर है, सल्फेट नीचे है, तो OH- जाएगा, और OH- जाकर क्या करा लेगा अपना ऑक्सीडेशन, किस में, ऑक्सीजन गैस में। ठीक है, तो एनोड पर किसका ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पर OH- का ऑक्सीडेशन होगा। अब कैथोड पर मेरे पास क्या क्या कैटायन है, Cu+2 है और H+ है। H+ तो ऊपर है, Cu+2 नीचे है। जो नीचे होता है उसका SRP ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब Cu+2 का SRP ज़्यादा है, तो इसका मतलब Cu+2 रिड्यूस होगा। तो Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन लेकर रिड्यूस हो जाएगा, और यहाँ से क्या बना देगा, कॉपर सॉलिड। तो इस तरह Cu+2 रिड्यूस हो जाएगा कॉपर सॉलिड में। तो कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ कि अगर एक्वस कॉपर सल्फेट का इनर्ट प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेकर इलेक्ट्रोलिसिस किया जाए तो एनोड पर ऑक्सीजन गैस मिलती है, जबकि कैथोड पर कॉपर मिलता है, हाइड्रोजन गैस नहीं मिलती है। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हो गई। नंबर 5, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सिल्वर नाइट्रेट यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। सेम है, देख लेना। एनायन नाइट्रेट है, OH- है, कैटायन Ag+ है, H+ है, इन्हें देख लेना, बिल्कुल ऐसे ही है। एग्जाम्पल 6, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। अब कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस करना है और इलेक्ट्रोड भी कॉपर का ही बना दिया। मेटलर्जी में जब कॉपर का हमने प्योरीफिकेशन किया था तो इसी मेथड से किया था। अब देखो आप, यहाँ पर कॉपर जो है वो अटैकेबल इलेक्ट्रोड है मेरे पास। प्लेटिनम कैसा होता है, हमेशा नॉन अटैक्ड इलेक्ट्रोड, लेकिन कॉपर कैसा है, अटैक्ड इलेक्ट्रोड, इस पर भी अटैक होगा, यानी कि ये भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो मेरे पास में एनायन पर ऑक्सीडेशन होने के लिए एनोड पर क्या क्या होगा, सल्फेट होगा, हाइड्रोक्साइड होगा और कॉपर खुद होगा। ठीक, और कॉपर खुद होगा। तो इन तीनों में, किन किन तीनों में, सल्फेट में, हाइड्रोक्साइड में और कॉपर में उसका ऑक्सीडेशन होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। अब फिर आ जाओ एक बार इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर, कौन ऊपर है, कॉपर ऊपर है, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, किससे, OH- से भी और सल्फेट से भी, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉपर का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। कहाँ, ये मैंने आगे किया होगा। तो यहाँ पर कॉपर का क्या हो जाएगा, ये देखिए आप, ऑक्सीडेशन हो जाएगा और कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया। कैथोड पर कौन मिलेंगे मुझे, कैथोड पर मेरे पास क्या क्या है, Cu+2 है और H+ है। कौन होता है कैथोड पर रिड्यूस, जिसका SRP ज़्यादा होता है। SRP किसका ज़्यादा होता है, जो नीचे होता है। नीचे कौन है, H+ है या Cu+2 है, Cu+2 है, तो Cu+2 रिड्यूस होगा 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर में। पूरी कहानी का क्या नतीजा निकला कि एनोड पर कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ,
कैथोड पर कॉपर रिड्यूस हुआ, यानी एनोड पर कॉपर की रोड थिन हो गई और कैथोड पर कॉपर की रोड थिक हो गई। यानी कि एनोड से आकर कॉपर कैथोड की रोड पर जमा होना शुरू हो गया, चिपक गया। वहाँ से उसे चम्मच से खुरचकर अलग कर लेते हैं और इकट्ठा कर लेते हैं। तो इस तरह लगभग 99.99% प्योर कॉपर कैथोड पर हमें मिल जाता है। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक मेथड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर। मेटलर्जी में पढ़ाया होगा। K7 NaCl इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड अटैक्ड है, देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो इसी तरीके से ये मैंने आपको समझा दिए हैं। नोट्स मैंने ग्रुप में डाल दिए हैं, ये वीडियो भी मैं वहीं डाल दूंगा। इनको देखो, सीखो, और आपका पढ़ा हुआ तो है ही, समझ में आ जाएगा। ये बहुत ही आसान सी ट्रिक मैंने आपको बताई है, इससे आप आसानी से पता लगा लेंगे किसका ऑक्सीडेशन, किसका रिडक्शन। ये कितने एग्जाम्पल दिए हैं मैंने आपको, 7 एग्जाम्पल दिए हैं। इन्हें आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए, और अगली क्लास कल होगी जिसमें मैं आपको नए नोट्स दूंगा। ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट हैं किसका, इलेक्ट्रोलिसिस का। फादर ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस फेराडे का, उन्होंने ही किए थे ये ड्रामा। बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जब आईआईटी में सब्जेक्टिव पेपर होता था तो इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आते थे 10-10 नंबर के, एक गैल्वेनिक सेल से, एक कंडक्टेंस से और एक इलेक्ट्रोलिसिस से। 30 नंबर पक्के हो जाते थे। बहुत इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन हर साल आता है, कर लीजिए। थैंक यू सो मच, कल देखते हैं।